नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम पूर्व की कक्षाओं में बीए पार्ट फर्स्ट में फिजिकल ज्योग्राफी में या भौतिक भूगोल के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हमने जो टॉपिक लिया हुआ है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, और पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो भी हाइपोथेसिस या परिकल्पनाएं थी उनके बारे में हम लगातार पिछली 2 कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। आज हम तीसरी कक्षा में ऑटो श्मिट की अंतरातारक धूल परिकल्पना के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद लास्ट में बिग बैंग थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑफ ऑटो श्मिट। रूसी विद्वान श्मिट 1943 ने कांट और लाप्लास के विचारों से प्रेरित होकर सौर परिवार की उत्पत्ति गैस व धूल के कणों से मानी। लेविन ने उनके विचारों को अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड प्लैनेट्स में प्रस्तुत किया है। श्मिट के मत में सूर्य की उत्पत्ति पहले ही हो चुकी थी। इसने गैस व धूल के बादल का अपहरण कर लिया। इस प्रकार सूर्य व ग्रहों की रचना भिन्न पदार्थों से हुई। इस विचार से सूर्य व ग्रहों में द्रव्यमान तथा कोणीय संवेग के वितरण की समस्या का हल हो जाता है। श्मिट ने अनुमान किया कि लगभग 600 करोड़ वर्ष पूर्व ग्रहों की रचना करने वाला पदार्थ परमाणुओं के रूप में विद्यमान था। कालांतर में इन परमाणुओं से एक विशाल गैस व धूल के बादल की उत्पत्ति हुई। किसी प्रकार सूर्य ने गैस व धूल के बादलों के एक भाग का अपहरण कर लिया। इस बादल के कण अनिश्चित मार्गों से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। गैस कण हल्के होते हैं तथा प्रत्यास्थ या इलास्टिसिटी रूप से वो टकराते हैं, अतः उनकी गति मंद नहीं पड़ती तथा वे परस्पर चिपककर घनीभूत नहीं हो पाते। इसके विपरीत धूलकण भारी व अधिक मात्रा में मौजूद थे, जो अप्रत्यास्थ या नॉन इलास्टिक थे। इस अप्रत्यास्थ रूप से टकराने के कारण परस्पर मिलकर संगठित होने लगे तथा एक चपटी बिंब के रूप में बदल गए। इनके संगठित होने से ग्रहों के अपरिपक्व भ्रूण या एम्ब्राइगो या ग्रहणु बने। फिर ये भ्रूण क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड बने। ये क्षुद्र ग्रह धूल द्वारा निर्मित बिंब डिस्क में विभिन्न मार्गों पर परिक्रमा कर रहे थे। छोटे अंगों को आकर्षित करके ये ग्रह क्रमशः बड़े होते गए तथा कालांतर में ग्रह बने। ग्रहों के रूप में घनीभूत होने के पश्चात शेष अपरिपक्व पदार्थ ग्रहों की परिक्रमा करने लगे। कुछ समय बाद वह भी घनीभूत हुआ तथा उससे उपग्रहों की रचना हुई। श्मिट ने सौर परिवार की उत्पत्ति की व्याख्या प्राकृतिक तथ्यों को ध्यान में रखकर की है। पहला, ग्रहों व उपग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर गैस व धूल के बादलों से हुआ है, अतः सूर्य व ग्रहों के कोणीय संवेग में अंतर होना स्वाभाविक है। विभिन्न ग्रहों के कोणीय संवेग की विभिन्नता को भी श्मिट ने गणितीय आधार पर प्रस्तुत किया। ग्रह पथ का अर्धव्यास कम होने पर कोणीय संवेग भी कम होता है। दूसरा, ग्रहों व सूर्य की रासायनिक रचना की भिन्नता तो स्पष्ट है ही, ग्रहों की रचना में भी भिन्नता पाई जाती है। सूर्य के निकट भारी पदार्थ वाले ग्रह स्थित हैं तथा सूर्य से दूर हल्के पदार्थों वाले ग्रह स्थित हैं। चपटे बिंब या डिस्क जो है का केंद्र सूर्य के निकट होने के कारण अधिक उष्ण था, जिससे भारी पदार्थों की रचना हुई। सूर्य से दूर तश्तरी के किनारे पर कम तापमान -270 डिग्री सेंटीग्रेड तक के कारण हल्के गैसीय पदार्थ बने। और तीसरा है, गैस व धूल कणों के परिमाण भिन्न होने के कारण उनका संगठन विभिन्न दूरियों पर हुआ। इससे ग्रहों के बीच दूरियों की भिन्नता भी स्पष्ट होती है। और चौथा, ग्रहों की वृत्ताकार कक्षा की व्याख्या करते हुए सी नामक विद्वान ने बताया कि ग्रहों की रचना के पश्चात बची हुई गैस व धूल कणों ने एक प्रतिरोधी माध्यम रेजिस्टिंग मीडियम का काम किया। इस माध्यम से गुजरने पर ग्रहों की कक्षा वृत्ताकार होती। इसकी भी आलोचना की गई है। सौर परिवार की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए श्मिट की परिकल्पना पर्याप्त सफल सिद्ध हुई है।
तथापि इसमें कुछ दोष व आपत्तियां भी मिलती हैं जो इस प्रकार से हम आपको बताना चाहेंगे। पहला, श्मिट ने अंतरिक्ष में गैस व धूल के बादल की उत्पत्ति पर प्रकाश नहीं डाला है, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। दूसरा, खगोलीय पिंडों के मध्य बहुत अधिक दूरियां पाई जाती हैं, गैस व धूल का बादल सूर्य के निकट कैसे पहुंच गए। और तीसरा, शिथिल गैस व धूल के बादल का सूर्य ने अपहरण क्यों एवं किस प्रकार किया, इसकी उन्होंने ढंग से व्याख्या नहीं की है। एजवर्थ 1949, उरे 1951, गोल्ड 1956 आदि वैज्ञानिकों ने ठोस पदार्थों के संगठन एवं घनीभूत होने से ग्रहों की उत्पत्ति बताई। डॉविशेवस्की 1974 ने बृहस्पति सूर्य युग्म तारक परिकल्पना जुपिटर सन बाइनरी सिस्टम हाइपोथेसिस द्वारा सौर मंडल की उत्पत्ति को समझाया। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बिल्कुल नवीन जो परिकल्पना या जो सिद्धांत है वो क्या है। वो कहलाता है ब्रह्मांड का विकासवादी अथवा महाविस्फोटक सिद्धांत, इवोल्यूशनरी ऑफ बिग बैंग थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स। 20वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अब तक ब्रह्मांड के बारे में अनेक नए तथ्य मिल चुके हैं। क्वेसर या क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स के नवीनतम प्रमाणों के आधार पर यह पता चला है कि ब्रह्मांड का निरंतर प्रसार एक्सपेंशन हो रहा है। शताब्दी के 5वें दशक के अंत में हरमन बॉन्डी, थॉमस गोल्ड एवं फ्रेड हॉयल 1948 ने सुझाव दिया था कि फैलते हुए ब्रह्मांड में निरंतर नए पदार्थ की उत्पत्ति होती रहती है। ये पदार्थ आकाश गंगाओं के मध्य विस्तृत रिक्त स्थान की पूर्ति करता रहता है, किंतु विश्व की सीमा सदैव स्थिर रहती है। इस विचार को स्थिर दशा सिद्धांत, स्टडी स्टेट थ्योरी कहा गया। किंतु बाद में हॉयल ने नए तथ्यों के प्रकाश में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत में ही अपनी आस्था प्रस्तुत की। विकासवादी सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसे प्रस्तुत करने का श्रेय बेल्जियम के विद्वान लेमेत्रे को जाता है। आकाश गंगाओं की बाह्य गति के आधार पर यह कल्पना की गई कि आरंभ में ब्रह्मांड में कुल पदार्थ एक अत्यंत सघन एवं विशालकाय आद्य पदार्थ के रूप में स्थित था। आद्य पदार्थ मतलब प्राइमोर्डियल मैटर के रूप में मिलता है। इस ब्रह्मांडीय पदार्थ का तापमान एवं दबाव इतना अधिक था कि अणुओं एटम्स का निर्माण नहीं हो सकता था। इस पदार्थ में लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे संगठित होकर ये संगठित होकर ये पदार्थ टूट गया तथा इसके कण अत्यंत तीव्र गति के साथ सुदूर अंतरिक्ष में छितर गए या बिखर गए। इससे ब्रह्मांड का प्रसार हुआ। इन कणों का समूहन छोटे पिंडों के रूप में होने लगा तथा इन पिंडों के आकार में वृद्धि होती चली गई। साथ ही कणों के शीतल होने से हल्के पदार्थों के अणुओं में संयोजित होने लगे, जो गैसों व मेघों के रूप में संगठित हुए तथा ब्रह्मांडीय प्रणाली के पिंडों में सम्मिलित हो गए। ब्रह्मांड में इसी प्रक्रिया से आकाश गंगाओं गैलेक्सी का निर्माण हुआ, जो असंख्य तारों का समूह थी। प्रारंभ में आकाश गंगाएं परस्पर निकट थी, किंतु प्रसार के कारण वह एक दूसरे से दूर होने लगी। आकाश गंगा के तारों का शीतलन हो रहा था। आंतरिक क्रियाओं के कारण इन तारों में विस्फोट होने से पदार्थ निःसृत हुआ, जिससे समूह में अनेक छोटे पिंडों ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रहों पर इसी प्रक्रिया के होने वाले पिंडों से उपग्रहों का भी निर्माण हुआ। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है, किंतु जहां एक और ये सिद्धांत अनेक समस्याओं के समाधान में समर्थ है, वही समय अनेक समस्याओं से उलझ भी गया है। उदाहरणार्थ, इस सिद्धांत में जिस विशाल अग्निपिंड की परिकल्पना की गई है वह असंभव ही है। दूसरे, आकाश गंगा के तारों में विस्फोट होने
तथा निःसृत पदार्थों के समूह से ग्रहों के निर्माण की कल्पना तथ्यपरक नहीं लगती। लेकिन फिर भी आज ये थ्योरी बिग बैंग की हमारे आज विश्व में पूर्ण रूप से मान्य है और ये सबसे लेटेस्ट थ्योरी है जिसके बारे में हमने आज चर्चा की। इस प्रकार हमने आज इन पूरे 3 जो कक्षाएं थीं इनमें हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में चर्चा की और इसको समझा। अब हम अगले चैप्टर के बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।